खैर दोस्तों, लकवे के पेशेंट्स में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी अक्सर लकवे के असर को कम करने के दी जाती है। यूजली जब कभी किसी व्यक्ति को ब्रेन में लकवा होता है या पैरालिसिस का अटैक होता है तो ब्रेन में खून का एक थक्का फंस जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। यदि 3-4 घंटे के अंदर पेशेंट को ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे दिया जाए तो इस क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है, जिससे ब्लड का फ्लो वापस चालू हो जाए, ब्रेन के कुछ हिस्से को बचाया जा सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन का प्रयोग 3-4 घंटे के अंदर ही होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे लकवे के पेशेंट में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम लकवे के पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं, क्या इसके इंडिकेशंस है, क्या बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या इसके मनाही या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। ये सारी ही चीज़ों पर आज हम बात करेंगे ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए लकवे में थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लकवा के पेशेंट के थ्रोम्बोलिटिक के क्राइटेरिया पर। ये टॉपिक में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। जब कभी आपके पेशेंट को लकवा का अगर प्रॉब्लम हो तो इस चीज़ों पर डिस्कस करना आवश्यक है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और अपने डॉक्टर के साथ आप बेटर वे में डिस्कस कर सको, डिसीजन ले सको। और अगर डिसीजन कभी कभार उल्टा पड़े या सीधा पड़े, आपको एटलीस्ट उसके बारे में पहले से अवेयरनेस होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंजेक्शन काफ़ी टॉक्सिक होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में भी क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए यही इंजेक्शन दिया जाता है। सेम इंजेक्शन लकवे वाले पेशेंट में भी दिया जाता है, लेकिन लकवे के पेशेंट में इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स का थोड़ा ज़्यादा इशू रहता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में इंजेक्शन का इफेक्ट भी बेटर रहता है और ब्लीडिंग का कंपेरेटिवली हार्ट के अंदर रिस्क काफ़ी कम रहता है, जबकि लकवे के पेशेंट में इफेक्ट उतना अच्छा नहीं रहता, टाइम फ्रेम बहुत कम रहता है और ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है जो कि लकवे के पेशेंट की कंडीशन को बिगाड़ भी सकता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में एटलीस्ट इंजेक्शन द्वारा हार्ट में कंडीशन नहीं बिगड़ती है। हार्ट अटैक के पेशेंट में ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, ऐसा कभी कभी हो सकता है, पर यूजली हार्ट की कंडीशन नहीं बिगड़ती। पर ये सेम इंजेक्शन जब हम लकवे के पेशेंट में देते हैं तो ब्रेन में ब्लीडिंग होना थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है, तो इसलिए ब्रेन में ये इंजेक्शन देना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए ज़्यादातर ये इंजेक्शन जो है लिमिटेड टाइम फ्रेम में, यानी जब लकवा आता है उसके 2-4 घंटे के अंदर ही देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई सेल का जो है नली के द्वारा ही आता है। इसलिए जब नली बंद होती है तो कुछ ही घंटे के अंदर टिश्यू मरना चालू हो जाता है और जब आप ये इंजेक्शन अगर 3-4 घंटे के बाद देते हो पेशेंट को तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। इसलिए हार्ट अटैक की अपेक्षा ब्रेन के केसेस में टाइमिंग और ज़्यादा कम रहती है। हार्ट अटैक के केसेस में इंजेक्शन को आप 12 घंटे तक फिर भी दे सकते हो। लकवे के पेशेंट में मैक्सिमम टाइम लिमिट जो गाइडलाइन रिकमेंड करती है वो 4.5 घंटे का है, उसके बाद आप इंजेक्शन यूजली नहीं देते हो। और इसके अलावा अगर कभी कभार रेयरली किसी केस में जहाँ एक्टिव डॉक्यूमेंटेड इस्कीमिया है, जहाँ स्कैनिंग द्वारा आपने ये कन्फर्म किया है टिश्यू परफ्यूजन इमेजिंग द्वारा कि ब्रेन का ये ऐसा हिस्सा है जो कॉम्प्रोमाइज और लकवे के पेशेंट में इंजेक्शन देने से इस एरिया में फ़ायदा हो सकता है, आपने इमेजिंग द्वारा कंफर्म किया है, तो वहाँ आप मैक्सिमम 9 घंटे तक इंजेक्शन दे सकते हो। पर ज़्यादातर आप मान के चलिए कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये 3-4 घंटे के अंदर ही दिया चाहे तो ही फ़ायदा है। इसके अलावा हार्ट अटैक के पेशेंट में आप स्लो एक्टिंग वाला इंजेक्शन भी काफ़ी बार देते हो, हालांकि वहाँ पे भी रैपिड एक्टिंग इंजेक्शन जो तुरंत असर करे वैसा रिकमेंडेड होता है, लेकिन फिर भी लकवे वाले पेशेंट में आप ये रैपिड वाला ही इंजेक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हो, क्योंकि लकवे वाले पेशेंट में और जल्दी एक्शन चाहिए होता है, नहीं तो टिश्यू जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए पुराने जनरेशन के एजेंट जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट में अभी भी यूज़ होते हैं, वो लकवे के पेशेंट में कंपैरेटिवली कम यूज़ होते हैं। इसके अलावा लकवे के पेशेंट को ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसके सिम्टम्स कब चालू है, तभी वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा कि वो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी कि एक वेल डिफाइंड सिम्टम का विंडो होना चाहिए कि पेशेंट को इतने बजकर इतने मिनट पे तकलीफ चालू हुई थी, ताकि आप कैलकुलेट कर सको कि इंजेक्शन देने से फ़ायदा होगा या नहीं। अब कोई पेशेंट ऐसा है जो आपको वेग सी हिस्ट्री दे रहा है कि 6 घंटे से थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, कि 4 घंटे से थोड़ा बहुत हो रहा है, फिर थोड़ा सुनपना हुआ, फिर थोड़ा कमज़ोरी लगी, फिर थोड़ा बेचैनी हुआ, वैसे अगर वेग हिस्ट्री कोई पेशेंट आपको दे रहा है तो वैसे में इंजेक्शन दे पाना बड़ा मुश्किल है। आपको एक क्लियर कट डिफाइंड हिस्ट्री चाहिए कि इतने बज के इतने मिनट तकलीफ चालू हुई, और उसके हिसाब से आप पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हो टाइम कैलकुलेट करके। इसके अलावा लकवे के पेशेंट में एज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में इंजेक्शन देने से कॉम्प्लिकेशन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उम्र दराज पेशेंट में और रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इंजेक्शन को। हालांकि कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है कि इस पर्टिकुलर एज के बाद आप इंजेक्शन नहीं देते हो। बियॉन्ड 75 एज आप ज़्यादातर बहुत सोच समझ के ये इंजेक्शन देते हो, लेकिन ऐसा कोई गाइडलाइंस में लिखा नहीं है कि इतने एज के बाद आप इंजेक्शन बिल्कुल नहीं दे सकते। केस टू केस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इंजेक्शन देने से कितना फ़ायदा है, ब्लीडिंग का कितना रिस्क है,
ये फ़ायदे नुकसान को आप जब बैलेंस करोगे तो आप डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी ज़्यादातर बड़े साइज़ के लकवों में ही रिकमेंडेड है। बहुत छोटे साइज़ के लकवे या जहाँ पेन ऑलरेडी पूरा डैमेज हो चुका है, जहाँ पे ब्रेन में ब्लीडिंग हो चुकी है, वहाँ पे आप ये इंजेक्शन को नहीं दे सकते। ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो गई और वो सीटी स्कैन द्वारा कंफर्म अगर हो चुका है तो डेफिनेटली आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन बहुत छोटे लकवे या बहुत मैसिव लकवे दोनों में ही नहीं दिया जाता है। मीडियम साइज़ के या थोड़े बड़े लकवे में दिया जा सकता है, जहाँ ब्रेन में ऑलरेडी इडिमा ना हो या पेशेंट प्रॉपर होश वगैरह में हो, वहाँ पे पेशेंट के ब्रेन के डैमेज को बचाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लकवे या बहुत ज़्यादा छोटे लकवे में इसको देने से उल्टा फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन को देने के लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन या मनाही है, यानी पेशेंट के ब्रेन में अगर एक्टिव ब्लीडिंग है या रिसेंटली पेशेंट को कोई ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है या पिछले 3 महीने के अंदर कोई लकवा हुआ है पेशेंट को जहाँ से ब्लीडिंग होने का अंदेशा है। इसके अलावा रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, कोई चोट लगी है सर में, कोई एक्टिव ब्लीडिंग है जहाँ से ऑलरेडी ब्लीडिंग चालू है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को कोई खून पतला करने वाली बीमारी है या कोई ऐसी दवा चल रही है जो उसका खून को ज़्यादा पतला कर रही है, उसका आयना रेशियो 1.7 से अगर ज़्यादा है तो वैसे लोग को भी इंजेक्शन यूजली नहीं दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उसका सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 110 से ज़्यादा है और वो दवा द्वारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो बिना बीपी को कम किए आप इंजेक्शन नहीं दे सकते, नहीं तो फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लकवे वाले पेशेंट में आपको बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है कि कितना बड़ा लकवा है, कौन सा लकवा है, कहाँ पे लकवा हुआ है, देने से कितना फ़ायदा होगा पेशेंट को, अभी कितने सिम्टम्स है, देने के बाद ब्लीडिंग होगा तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है और रिलेटिव के साथ डिस्कस भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जब आप इंजेक्शन दें तो साइड इफेक्ट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, पेशेंट की जो हालत है उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा बिगड़ जाए और उसके बाद ये दोषारोपण चालू हो जाता है, रिलेटिव्स आपको ब्लेम करने लगते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें प्रॉपर रिलेटिव के साथ डिस्कस कर लीजिए, उनको एक्सप्लेन करिए और इन्फॉर्म कंसेंट लीजिए और वो एग्री करें रिस्क लेने को तो भी इंजेक्शन दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ये इंजेक्शन देना उतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता जितना ब्रेन स्ट्रोक या लकवे के पेशेंट में होता है। इसलिए ब्रेन वाले पेशेंट्स में और ज़्यादा सावधानीपूर्वक इंजेक्शन देना चाहिए और यदि ऐसा डाउट होता है कि इंजेक्शन देने से कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो सकती है या कंडीशन बिगड़ सकती है तो वैसे केस में कई बार इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग यदि आप बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में ये देखा होगा कि हार्ट अटैक के लिए तो खून पतला करने वाला इंजेक्शन ज़्यादातर सब हॉस्पिटल में देते हैं, लेकिन इवन ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी या फिजिशियन भी ज़्यादातर लकवे के केस में अवॉइड ही करते हैं इंजेक्शन। बहुत कम ही डॉक्टर्स ब्रेन के लकवों में देते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस आप करते हो तो आप ये पाओगे कि शायद लकवे के पेशेंट में जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका रेशियो हार्ट अटैक के कंपैरिजन में शायद 10% भी नहीं होगा। अगर विंडो फ्रेम के अंदर भी पेशेंट आ जाए तो भी कंपैरेटिवली मे बी 10 या 15% मैक्सिमम लोग को ये इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे केसेस में ये इंजेक्शन के काउंटर इंडिकेशंस होते हैं और इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होने का अंदेशा रहता है। इसलिए ज़्यादातर केस में फिजिशियंस भी हेजिटेट करते हैं इंजेक्शन देने में। हालांकि देने से फ़ायदा है, गाइडलाइंस भी कहती है, लेकिन बहुत सारे केस में ये डर और हेजिटेशन और प्रॉब्लम्स बढ़े तो फिर क्या इश्यूज़ होंगे, वो चीज़ों के डर की वजह से हार्ट अटैक के कंपैरिजन में लकवे में इंजेक्शन काफ़ी कम केसेस में देखा जाता है। एटलीस्ट आज के डेट में तो ये ट्रेंड है, फ्यूचर में शायद ट्रेंड चेंज हो भी सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी क्राइटेरिया क्या है लकवे के पेशेंट में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। लकवे के पेशेंट के इमरजेंसी मैनेजमेंट, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी और बाकी थेरेपीज़ पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।